Hello everyone, my name is Dr. Amit Vas. In this lecture we discuss polar form of Cauchy-Riemann equation. हम Cauchy-Riemann इक्वेशन की पोलर फॉर्म को डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स, इससे पहली वाली वीडियो में हमने Cauchy-Riemann इक्वेशन की कार्टेशियन फॉर्म को पढ़ा और जिसमें हमने उसकी प्रॉब्लम भी की और नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन को प्रूफ भी किया. यानी नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन क्या है, कैसे आती हैं. ux बराबर वी वाई और वी एक्स बराबर माइनस के यू वाई हो जाए तो फंक्शन एनालिटिक हो जाता है और फंक्शन अगर एनालिटिक है तो Cauchy-Riemann इक्वेशन वेरीफाई हो जाती है. पोलर फॉर्म में हमने क्या कहा स्टूडेंट्स, मैंने तो ये पढ़ा है कि ux बराबर वी वाई होता है और वी एक्स बराबर माइनस के यू वाई होता है. दिस इज़ दी कार्टेशियन फॉर्म. बट मैं इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूँ. अगर मैं इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो पोलर का मतलब होता है कि मेरा जो कर्व है, पूरा जो फंक्शन है मेरा, वो आर और थीटा में आ जाए. तो मैंने सब्स्टिट्यूशन किया, x की जगह पे आर कोस थीटा और y की जगह पे आर साइन थीटा. अगर हम x की जगह पे आर कोस थीटा और y की जगह पर आर साइन थीटा रखेंगे तो चूंकि z मेरा x प्लस आई वाई होता है, तो जैसे ही मैं इस सब्स्टिट्यूशन करूँगा x की जगह आर कोस थीटा और y की जगह आर साइन थीटा, तो r कॉमन लेते हुए ये कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा हो जाएगा. यानी z इक्वल्स टू आर ई टू द पावर आई थीटा हो गया है. तो स्टूडेंट्स, z चूँकि आर और थीटा का फंक्शन आ गया है, तो अब मैं अपने फंक्शन को, क्योंकि मेरा फंक्शन एफ जेड था और जेड आर और थीटा का फंक्शन है, तो कहीं ना कहीं मैं उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज करके उसे मैं आर और थीटा में कन्वर्ट कर सकता हूँ. क्योंकि जो एफ जेड फंक्शन है वो यू प्लस आई वी होता है. स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, एफ जेड फंक्शन इज़ यू प्लस आई वी. और अगर z की वैल्यू रखूँ तो r ई टू दी पावर आई थीटा u प्लस आई वी हो जाएगा. यानी u प्लस आई वी इक्वल्स टू दिस हुआ. स्टूडेंट्स, u और v, क्योंकि मेरी जो CR इक्वेशन है, Cauchy-Riemann इक्वेशन है, वो कार्टेशियन फॉर्म में है, तो मैं इसे पहले कार्टेशियन में ही बना लेता हूँ और उसके बाद कंपेयर करके उसे पोलर में कन्वर्ट कर देता हूँ. तो डिफरेंशिएशन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू r ऑफ इक्वेशन नंबर 1. मैंने इक्वेशन नंबर 1 का डिफ्रेंशिएशन किया है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू r. अब u का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डेल u अपॉन डेल r और v का हो जाएगा डेल v अपॉन डेल r. यानी मैंने u और v के डिफ्रेंशिएशन कर दिए. सिमिलरली एफ जेड का जो डिफ्रेंशिएशन होगा, यानी f ऑफ r ई टू दी पावर आई थीटा का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो f डैश r ई टू दी पावर आई थीटा हो जाएगा. जबकि मुझे अभी अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन भी करना है, तो वो डिफ्रेंशिएशन ई टू दी पावर आई थीटा हो जाएगा. अब मेरे पास जो डिफरेंशिएशन होगा, असल में ये मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रखी है, इसको मैं बाद में लिखूंगा. मेरा जो डिफरेंशिएशन है वो ये आने वाला है. सिमिलरली अगर मैं फिर से इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो u का डिफरेंशिएशन डेल u अपॉन डेल थीटा हो जाएगा और v का डिफरेंशिएशन डेल v अपॉन डेल थीटा. ऐसे ही f का करूँगा तो f डैश r ई टू दी पावर आई थीटा हो गया है और अंदर से जब थीटा के रिस्पेक्ट में करूँगा तो आई आर ई टू दी पावर आई थीटा हो गई है. अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 में अगर स्टूडेंट्स मैं देखूं तो दोनों में राइट हैंड साइड इक्वल है, लेकिन एक चीज़ की कमी पड़ रही है, वो है आई आर. यानी इसमें एक आई आर एक्स्ट्रा आया हुआ है, ये आई आर इसमें एक्स्ट्रा है. अब आई आर के लिए अगर मैं इसमें दोनों तरफ आई आर की मल्टीप्लाई कर दूं तो अब ये इक्वेशन नंबर 2 और 3 दोनों इक्वल हो गए हैं. 2 और 3 चूँकि दोनों इक्वल हैं तो अब मैं 2 और 3 को इक्वल रख सकता हूँ. स्टूडेंट्स, चूँकि दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल हैं तो फिर तो लेफ्ट भी इक्वल होनी चाहिए. यानी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 और 3 से मैंने दोनों को बराबर रख दिया है और बराबर रखने के बाद मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, रियल और इमेजनरी पार्ट को इक्वेट किया. तो रियल पार्ट में डेल यू अपॉन डेल थीटा बराबर दिस पार्ट एंड डेल वी अपॉन डेल थीटा इज इमेजनरी पार्ट ऑफ दिस फंक्शन एंड दिस इज द आर डेल यू अपॉन डेल आर. मैंने रियल और इमेजनरी पार्ट को इक्वल रखा, इक्वेट किया और उससे मेरे पास एक इक्वेशन बन के आ गई है जिसे कि मैं Cauchy-Riemann इक्वेशन की पोलर फॉर्म कह सकता हूँ. यानी दिस इज पोलर फॉर्म ऑफ Cauchy-Riemann इक्वेशन. ये Cauchy-Riemann इक्वेशन की पोलर फॉर्म है और क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, किस तरीके से आता है, ध्यान से देखिएगा. शो दैट एफ जेड मेरे पास एक फंक्शन है जो आर और थीटा में है. हमें दिखाना है कि ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है. तो एनालिटिक चूँकि आर और थीटा में है, तो या तो ये तरीका था कि पूरी फंक्शन को मैं पहले कार्टेशियन में कन्वर्ट करूं और फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूं, फिर उस प्रॉब्लम को देखूं. बट अगर मान लीजिए ऐसा मुझे नहीं करना है और सीधे मुझे आर और थीटा की ही डेफिनेशन लगानी है, तो मैं डायरेक्टली आर और थीटा की डेफिनेशन को लगा सकता हूँ. कैसे? u और v मैंने दोनों को अलग अलग सेपरेट कर लिया है, u अलग और v अलग.
अब u से मैंने डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, cos थीटा कांस्टेंट है और डेल यू अपॉन डेल थीटा यानी e टू दी पावर r कांस्टेंट है और cos थीटा का माइनस साइन थीटा हो जाएगा। सिमिलरली डेल वी अपॉन डेल r यानी डेल r निकालने के लिए मुझे r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, साइन थीटा इज कांस्टेंट और डेल वी अपॉन डेल थीटा यानी फिर मैंने उसका डिफरेंशिएशन किया और वो बराबर आ गया। अब देखा कि जो डेल यू अपॉन डेल आर है यानी कोची रीमैन इक्वेशन को जब मैंने वेरीफाई किया तो वो दोनों आपस में बराबर नहीं आए। चूँकि वो दोनों आपस में बराबर नहीं आए हैं तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो मेरा फंक्शन है वो एनालिटिक नहीं है। तो इस तरीके से हम पोलर फॉर्म से चेक कर सकते हैं कि मेरा फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है। अगर वो फंक्शन एनालिटिक है तो हम उसको दिखाएंगे, बताएंगे कि ये एनालिटिक हो रहा है, और एनालिटिक नहीं है तो फिर वो एनालिटिक नहीं होगा। हम इस तरीके से पोलर फॉर्म को भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे, इम्पोर्टेंट वीडियो है, हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है और कैसे एक हार्मोनिक कॉन्जुगेट दूसरे का हार्मोनिक कॉन्जुगेट बनता है और कैसे एक रियल पार्ट से इमेजिनरी पार्ट और इमेजिनरी पार्ट से रियल पार्ट आ जाता है। तो इसके बाद हम जो डिस्कशन करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिस इज हार्मोनिक फंक्शन। तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा मेरी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है जिसके ऊपर एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा ही और उसे कहते हैं हार्मोनिक फंक्शन। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।